दोस्तों आज बात करेंगे यहाँ पे आधुनिक भारत का जो भारतीय राष्ट्र आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। आप किसी भी स्टेट की अगर तैयारी करते हैं, यूपीएससी या बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, या तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हर स्टेट जो एग्ज़ाम टीचर का एग्ज़ाम लेता है उसके लिए ये जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आधुनिक भारत का इतिहास है यहाँ पे, ये तृतीय आता है क्योंकि सबसे पहले प्राचीन आता है, फिर मध्यकालीन भारत आता है, फिर आधुनिक भारत का इतिहास आता है। सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं पुर्तगाली से। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की। अहमद इब्न मजीद सहायक कालीकट के शासक जमोरिन द्वारा स्वागत। लौटते समय ले गए मसालों के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति। क्यों? पुर्तगाली के द्वारा। कुछ आगे देखते हैं। अल्फांसो दा अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। किसने? पुर्तगाली ने। आगे देख लेते हैं। मलक्का दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी। कौन है? मलक्का जो है दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख मंडी है एवं हरमुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित पर अधिकार है। यहाँ पे देख लेते हैं। कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता 1530 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? कोचीन भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता 1530 ईस्वी में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। मूल नाम क्या है? फ्रांसीसीस देश इंदेस और एंतलेस। स्थापना कब हुआ था इसका? 1664 ईस्वी में। और स्थापना मंत्री कौन था? मंत्री कॉल्बर्ट का अनुरोध पर लुई 14 द्वारा। लुई किसके द्वारा? 14 द्वारा। प्राकृतिक राज्य द्वारा निर्मित। प्राकृतिक जो था इसका राज्य द्वारा निर्मित था। और खर्च हेतु धन क्या था? राज्य द्वारा प्रदत्त। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुआ। 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना। सब अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में सबसे पहले कहाँ पे कारखाना खोला गया तो फ्रांसीसी के द्वारा सूरत में। आप क्वेश्चन दे सकते हैं इसका आंसर। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अंग्रेजों के व्यापार के केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती का चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था। जॉब चारनॉक कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पाद हेतु प्रसिद्ध भारतीय रास्ता बिहार में। अगर अंग्रेजी उत्पाद मतलब अंग्रेजों का जब शासन था उस समय अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? बिहार में। पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस बेस्ट। क्या था? थॉमस बेस्ट। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया कब? किस स्थान पे? थॉमस बेस्ट पे। अब यहाँ पे बात कर लो। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाले यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। जो हुगली जो बंगाल की खाड़ी था समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करता था और ये यूरोपीय शक्ति था पुर्तगाली। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आने का क्रम क्या क्या रहा। नीचे देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आया है, फिर डच आया है, अंग्रेज आया, फिर डैन आया, फिर फ्रांसीसी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी। सबसे पहले भारत में व्यापारिक के रूप में कौन आया था? पुर्तगाली सबसे पहले आया था। और आपको बता दें कि पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे बाद में भी गया था। पुर्तगाली के बाद डच आया, डच के बाद अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ के बाद डैन आए, डैन के बाद फ्रांसीसी आए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभिक वर्ष था शुरू का 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल का द्वारा शुरुआत हुआ। दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी का नाम निगमीकरण तथा एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु एकाधिकार प्रदत्त 15 वर्षों हेतु। भारत का तत्कालिक मुगल बादशाह कौन था उस समय? अकबर था। कौन? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभिक वर्ष हुआ भारत में तो उस समय मुगल शासक कौन था? अकबर था। 1611 कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर के समय। कौन था? तत्काल उस समय कौन था? मुगल शासक जहांगीर का। और सबसे पहले जो उस समय था भारत का तत्कालिक मुगल बादशाह अकबर था। और जब 1611 में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया उस समय तत्कालिक बादशाह कौन था? जहांगीर था। 1613 ईस्वी के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना
अब देखो परीक्षा की दृष्टि ये बहुत भी महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 तथा सबसे अंत में जाने वाले 1961 में यूरोपीय शक्ति था। कौन था? पुर्तगाली। 1458 में पुर्तगाली आए थे और 1961 में पुर्तगाली यहाँ से चले गए। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया पुर्तगालियों व्यापारियों ने। किसने किया था? समुद्र में पुर्तगालियों के द्वारा किया। पुर्तगाली ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ पे? कन्नूर में। कहाँ गया था? कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों की पूरी तरह से नष्ट किया। किसने? मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। हुगली जो स्थित पुर्तगाली बस्ती था पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा? मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना स्थल मसूलीपट्टनम था। प्रथम जो डच फैक्ट्री था मसूलीपट्टनम था। और डचों के बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 ईस्वी में स्थापना स्थल था पीपली। कहाँ पे था? पीपली। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग एस्तादो द इंडिया द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट्स ऑफ इंडियन। यहाँ पे विभिन्न यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापना वर्ष। सबसे पहले यहाँ से बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1505 ईस्वी से एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी 1505 ईस्वी। फिर 16 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर यहाँ पे थर्ड नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। 1602 ईस्वी में बेरेनिगदे ऑस्टिंग डिक्से कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। 1616 ईस्वी में डैन ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1664 में फ्रांसिस देश इंदेश ओरिएंटलेस फ्रांसीसी था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मद्रास की संधि जैसे बात कर लेते हैं। वर्ष 1769 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के पक्ष में हुआ। और सलाबाई की संधि कब हुआ? वर्ष 1782 ईस्वी में। पक्ष अंग्रेज और मराठे। कब हुआ? अंग्रेज और मराठे। और मंगलोर की संधि वर्ष 1784 ईस्वी में। पक्ष अंग्रेज और टीपू सुल्तान। और प्रथम संधि द्वितीय संधि इलाहाबाद की संधि। प्रथम संधि जो था तिथि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। पक्ष अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य के बीच का। तिथि 16 अगस्त 1765। पक्ष अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य। किसके बीच? शुजा-उद-दौला के बीच है। यहाँ पे देखते हैं प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र। प्रमुख डच दो व्यापारिक केंद्र था, कहाँ कहाँ था उसके बारे में बात कर लें। यहाँ पे पिपली था, पिपली हो गया, यहाँ सूरत हो गया। मसूलीपट्टनम, सबसे पहले मसूलीपट्टनम दिया गया। चिनसूरा में था, नागपट्टिनम था, अहमदाबाद था, कोच्चिन था, आगरा में थे। ये जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र डच का जो व्यापारिक केंद्र यहाँ था। किसने जगह पे था? 1 2 3 4 5 6 7 8 जगहों पे इसका 9 जगह पे पर जो डच का जो व्यापारिक केंद्र था 9 जगह पर था। कहाँ कहाँ पे था? पिपली था, सूरत था, मसूलीपट्टनम था, चिनसूरा में था, नागपट्टिनम था, अहमदाबाद में था, कोचीन में था, आगरा में और भरूच में था। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रांसीसी संघर्ष जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ था। तत्कालीन कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार। कहाँ पे था? कुछ फ्रांसीसी जो जहाज़ों पर अधिकार कर लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र एक्स लॉ सापेल की संधि 1748 ईस्वी में से ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार समाप्त हुआ। कब हुआ? अगर पूछ दे क्वेश्चन में, सापेल की संधि से ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार कब समाप्त हुआ? 1748 में। बांडीवास युद्ध अंग्रेज बना फ्रांसीसी। बांडीवास युद्ध जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा, बांडीवास युद्ध किन के बीच हुआ था? अंग्रेज और बना फ्रांसीसी के बीच हुआ था। समय जनवरी 1760 ईस्वी से। नेतृत्वकर्ता कौन था? आयरकुट अंग्रेजी सेना का। आयरकुट कौन था? अंग्रेजी सेना का। और काउंट डी लाली फ्रांसीसी सेना का। परिणाम अंग्रेज विजेता। इसमें क्या बांडीवास युद्ध का किसके बीच हुआ था? अंग्रेज बना फ्रांसीसी के बीच हुआ था और परिणाम अंग्रेज, इसमें जीत हुआ था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे पुर्तगाली गवर्नर। महत्वपूर्ण वर्ष कौन है? 1900, जैसे यहाँ से बात कर लेते हैं। सबसे पहले 1505 ईस्वी से फ्रांसीसी द अल्मीड़ा बायसरा नियुक्त अज्जीदीव और कन्नूर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माता। फिर 1505 के बाद 1534 में चले जाते हैं।
गयासुद्दीन महमूद शाह बंगाल का शासक था। गयासुद्दीन महमूद शाह कौन था? बंगाल का शासक। सतगांव और चटगांव में पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दे दिया किसने? गयासुद्दीन महमूद शाह ने। 1529 और 1538 तक नूनो द कुनहा था पुर्तगाली गवर्नर। कौन था? पुर्तगाली गवर्नर। 1661 ईस्वी वैवाहिक संधि, चार्ल्स द्वितीय और इंग्लैंड के सम्राट और कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी, विवाह 1662 ईस्वी में और चार्ल्स द्वितीय का दहेज में मुंबई दिया गया। अगर पूछा क्वेश्चन में चार्ल्स किसके द्वारा दहेज में मुंबई दी? चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई दिया हुआ। चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट और कैथरीन पुर्तगाल की राजकुमारी थे। विवाह कब हुआ? 1662 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई दिया गया था। नीचे देख लेते हैं यहाँ पे 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय द्वारा मुंबई दिया गया था 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। 10 पाउंड किसके किराए पर? वार्षिक किराए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदत्त। नीचे इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। रंजीत सिंह ने तोप, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए। कहाँ पे? जैसे पूछ देगा क्वेश्चन, रंजीत सिंह ने तोप, गोला और बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। कहाँ पे? लाहौर तथा अमृतसर में। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद कराया संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम शासक का नाम कौन था? टीपू सुल्तान। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाले मुस्लिम टीपू सुल्तान था। लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवाई को समाप्त किया था। 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया था। द पायनियर समाचार पत्र का आरंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज एलन के द्वारा। कौन? जिससे क्वेश्चन पूछ, द पायनियर समाचार पत्र किसने आरंभ किया था और किस ईस्वी में? तो जवाब देना जॉर्ज एलन ने। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा का नामांतरण पत्रिका चलाया गया। राजसी उपाधि अधिनियम क्या है? पारित वर्ष 1876 ईस्वी में। राजसी उपाधि अधिनियम कब हुआ पारित? 1876 ईस्वी में पारित किया गया ब्रिटिश संसद द्वारा प्रावधान। इसका महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित जनवरी 1877 ईस्वी में हुआ। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, जो विधवा है और पूर्ण विवाह मतलब विधवा पहले क्या होता था, मतलब विधवा होने के बाद विवाह नहीं, पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? प्रारूपित और प्रस्तुत किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के समय में। विधवा पूर्ण विवाह कब? लॉर्ड डलहौजी के समय में। अधिनियमित तिथि 26 जुलाई 1856 ईस्वी में। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगर पूछे क्वेश्चन में विधवा विवाह पूर्ण विवाह अधिनियम के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और उसका प्रारूपित और प्रस्तुत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी के समय। नियम 15 विधवा विवाह वैध है और उत्पन्न संतान वैध है। नीचे देख लेते हैं तो बंगाल के नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुर्शीद कुली खान बंगाल सम्राट का स्वतंत्र रूप से बंगाल के नियुक्त अंतिम गवर्नर। इजरा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ। राजधानी कहाँ था इसका? ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित हुआ। अलवर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी तक इसका राज रहा। यूरोपीय शक्तियों को तुलना मधुमक्खी से की। अंग्रेजों के प्रति कथन, यदि उन्हें ना छोड़ा जाए तो वे शहद देगी और यदि छोड़ा जाए तो वे काट कर मार डालेगी। किसका? अलीवर्दी खान के द्वारा इन्होंने जो अंग्रेजों के प्रति कथन था। और मीर कासिम के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। मीर कासिम अलवर्दी खान के उत्तराधिकार नवाबों में से सबसे योग्य कौन था? मीर कासिम। पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार। पूर्व में राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। किसने? मीर कासिम के द्वारा। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर। जो मीर कासिम था, जो इन्होंने सेना का गठन करता था यूरोपीय पद्धति पर करता था। मुंगेर तोपों तथा तोड़ीदार बंदूकों बनाने की व्यवस्था। मुंगेर में आपको सभी को पता, अभी भी हाल फिलहाल में कहा जाता वहाँ पे बंदूकें ज़्यादातर वहीं से पाया, क्योंकि पुराने मतलब जब मीर कासिम सब शासक था उसी समय वहाँ पे तोपे तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था वहीं पे स्टार्ट हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त मतलब हार गया था। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का गवर्नर 1758 से 1760 ईस्वी तक रहा। फिर 1765 से 1768 ईस्वी तक भारत में
अब प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला को हराया प्लासी का युद्ध में किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था और जन नेता सैनिक के रूप में। संस्थापक बंगाल में लुटेरों का राज का और श्वेत विद्रोह अंग्रेजों सैनिकों का। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय तथा शुजा-उद-दौला के साथ। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। प्लासी वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिमी बंगाल राज्य की नदियों जिले में स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उप दीवान, क्या है? 2 उप दीवान दीवानी कार्य हेतु, मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और राजा सिताब राय बिहार के लिए। कौन था? मोहम्मद रजा खान किस कहाँ के लिए था? बंगाल के लिए। और राजा सिताब राय बिहार के लिए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा बक्सर के युद्ध के समय बिहार के लिए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। नीचे बात कर लेते हैं यहाँ पे बक्सर का युद्ध कब का हुआ। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में पक्ष मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज। किसके बनाम? द्वितीय बनाम अंग्रेज। अंग्रेजी सेना की कमान मेजर हेक्टेयर मुनरो और बंगाल का तत्कालीन नवाब मीर जाफर को। शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद घटनाक्रम शाह आलम द्वितीय अंग्रेज संरक्षण में इलाहाबाद अब प्रयागराज में रखा गया। कहाँ रखा गया? प्रयागराज। अवध के नवाब द्वारा छोड़े गए इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र शाह आलम को प्रदत्त था। किसको? शाह आलम को। 12 अगस्त 1765 का फरमान कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदत्त कर दिया गया और कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये के पेंशन प्रतिवर्ष दिया गया। कंपनी द्वारा किसको कहाँ पे दिया गया? 26 लाख रुपये के प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा बात, डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना के भारतीय भागीदारी राजदरबारों पर नियुक्ति का पूछ देगा क्वेश्चन। डुप्ले जो पहली बार था यूरोपीय सेना के भारतीय राजदरबारों में नियुक्त करवाया गया। सूरत जो है फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना था, फ्रांस का। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे नीचे क्षेत्रीय पंजाब एवं मैसूर। रंजीत सिंह 13 नवंबर 1780 को जन्म हुआ। सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में। कहाँ पे हुआ था? महासिंह के घर, अमृतसर। महाराणा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटअप के मध्य की संधि में। तिथि वर्ष 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में जमान शाह ने लाहौर पर रंजीत सिंह को अधिकार प्राप्त करने की अनुमति प्रदत्त की। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार लाहौर का राजनीतिक राजधानी बनाया। किसने? रंजीत सिंह ने। जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार माना। किसने? जमान शाह ने। 1802 ईस्वी में भंगी मिसल से अपनी अमृतसर चीना। शाह शुजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर का उपहार दिया। किसने दिया? शाह शुजा ने। विक्टर जाकमा फ्रांसीसी यात्री रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया। फकीर अजीजुद्दीन रंजीत सिंह का विदेश मंत्री। प्रसिद्ध कथन, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं और इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। प्रसिद्ध कथन किसका था? फकीर अजीजुद्दीन। पंजाब लाहौर अमृतसर राजनीतिक राजधानी था। अमृतसर जो धार्मिक राजधानी था, दोनों पर अधिकार था किसका? फकीर अजीमुद्दीन का। चिलियांवाला युद्ध क्या है? तिथि कब था? 13 जनवरी 1849 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड गफ अंग्रेजी शासन का नेतृत्व था। शेर सिंह सिख सेना का नेतृत्व था और परिणाम अनिर्णीत। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ईस्वी की बात कर लेते हैं। द्वितीय अंगल सिख युद्ध की समाप्ति। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा पंजाब प्रशासन हेतु। फिर नीचे क्या हुआ? 3 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। फिर अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस था। सदस्य कौन था? जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रीनबेली मानसेले था। दिलीप सिंह का क्या क्या नेतृत्व का, इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। यात्रा रूस की धर्म परिवर्तन सिख से ईसाई किया। कौन? दिलीप ने पहले सिख था फिर ईसाई किया। कार्यकाल कितना रहा? 1843 से
1849 ईस्वी तक रहा। अंतिम शासक सिख साम्राज्य के। अंत्येष्टि इंग्लैंड में। निधन कब हुआ? अक्टूबर 1893 ईस्वी में पेरिस में हुआ। पलायन अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन। कहाँ हो गया? अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन पलायन हो गया। अब प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात। प्रथम एंग्लो और मैसूर युद्ध समयावधि 1767 से 1769 ईस्वी में हैदर अली बनाम अंग्रेज के बीच। विजेता हैदर अली हुआ और तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर कौन था? बेरेल लश था। युद्ध समाप्ति मद्रास की संधि द्वारा 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हो गया। द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? समयावधि 1780 से 1784 ईस्वी तक। घटनाक्रम क्या रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हैदर अली जुलाई 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण किया। फिर कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर आरकट पर अधिकार किया। किस पे ऊपर अधिकार किया? आरकट पर। टीपू सुल्तान के बारे में। पल्लीपुर हेक्टर मोनो की सेना परास्त। 1781 ईस्वी के बारे में बात कर लेते हैं। हैदर अली बनाम आयरकूट। हैदर अली बनाम आयरकूट और पार्टो नोवो और पोल्लीलूर और सोलिंगुर। आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया। किसने हराया? आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गया। और 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि टीपू तथा अंग्रेजों के बीच मध्य हुआ। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध का समापन। तृतीय के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। समय अवधि क्या था? 1790 से 92। अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निजाम बना टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की संधि। युद्ध समाप्त। टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों तथा उनके साथियों को प्राप्त। किसको? टीपू को। अंग्रेजों तथा उनके साथियों को प्राप्त। टीपू से लगभग 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में वसूली। किसके करोड़ रुपया? 3 करोड़ रुपया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस। उस समय कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के मध्य हुआ। किसके बीच हुआ? अगर श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच? टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस की युद्ध। परिणाम क्या हुआ? तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी को समापन हो गया। नीचे बात कर लेते हैं चतुर्थ एंगो मैसूर युद्ध। 1799 ईस्वी को टीपू की मृत्यु हो गई। अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता बेलेजली और हैरिस एवं स्टुअर्ट था। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध का जो सेना का नेतृत्व करता था अंग्रेज का, बेलेजली और हैरिस एवं स्टुअर्ट था। नीचे बात कर महत्वपूर्ण था। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया तथा यहीं पर जेकोबिन क्लब की स्थापना किया। फिर मैसूर की विजय के समय में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा बेलेजली को प्रदत्त उपाधि दी गई मार्किवस। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। नीचे बात कर रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियों क्या क्या थी। रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियाँ क्या क्या थी, अब कब की हुई? सबसे पहले यहाँ से बात कर लेते हैं नीचे से। 1813 ईस्वी 1857 ईस्वी के अधीनस्थ पार्थाराब की नीति और 1765 ईस्वी 1813 ईस्वी की सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, घेरे की नीति और 1858 ईस्वी 1935 ईस्वी में अधीनस्थ संघ की नीति और 1740 ईस्वी में कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। अब 1935 से 1947 ईस्वी में बराबर के संघ की नीति। वॉरेन हेस्टिंग्स घोषणा। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति और स्थानांतरण राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। कहाँ से कर दिया? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। और राजस्व सुधारों के लिए परीक्षण और औषधि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। और महाभियोग के मुकादमे का सामना। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रमुख सहायक और संधि क्या क्या? लॉर्ड बेलेजली के अनुसार सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, फिर भोंसले, फिर सिंधिया, होलकर, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रमुख सहायक संधि। और लॉर्ड विलियम बेटिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1834 ईस्वी को था। सती प्रथा, बालिका शिशु वध को समाप्त करने के लिए प्रयत्न। भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति। 1834 ईस्वी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। कब हुआ? भारत का प्रथम
गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुआ? लॉर्ड विलियम बेटिंग। और ठगी प्रथा का अंत किया। ठगों के विरुद्ध कार्रवाई कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति। उसके बाद यहाँ नीचे बात कर लेते हैं थोड़ा सा की नियुक्ति किया 1831 में मैसूर का तथा 1834 ईस्वी में कुग्र तथा कछार का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। अफीम के व्यापार के लिए नियमित तथा अनुपत्रित करके केवल बम्बई बंदरगाह से ही निर्गत अनुमति। निजाम नासिरुद्दीन दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी का वापस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू। कानून कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित व्यवस्था लागू। कर, न्याय, प्रशासन एवं पृथक किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत के प्रथम विद्याबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को। गाजीपुर में। कब्र भी यहीं पर है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात कर लेते हैं। कार्यकाल 1848 से 1856। अवध विलय। बाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप। क्या था? कुशासन का आरोप। और भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किसके? लॉर्ड डलहौजी के अंदर। कार्यकाल 1848 से 1856 के बीच। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने किसके समय में चलाया गया? लॉर्ड डलहौजी के समय में। एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना व्यापकगत सिद्धांत के तहत विलय। और सतारा, जैतनपुर एवं संबलपुर 1849 ईस्वी में। बघाट 1850 ईस्वी में। उदयपुर 1852 ईस्वी में। झांसी 1854 ईस्वी में। नागपुर 1854 ईस्वी में। हाँ। भारत के शासन के सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाते हैं। फिर यहाँ पे नीचे बात कर लेते हैं लॉर्ड एलनबरो के बारे में बात कर लेते हैं। कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक। दास प्रथा उन्मूलन 1843 ईस्वी को खत्म हो गया। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 से। लॉर्ड मेयो। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। लॉर्ड मेयो के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्रथम जनगणना किसके समय हुआ? 1872 ईस्वी में। लॉर्ड मेयो के समय में। शेर अली अफरीदी द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हत्या। इसके द्वारा शेर अली अफरीदी द्वारा अंडमान एवं निकोबार में द्वीप समूह में हत्या किसको? लॉर्ड मेयो के कर दिया। प्रथम वायसराय जिसकी कार्यकाल के दौरान हत्या। जो प्रथम वायसराय था जो कार्यकाल के दौरान ही इसकी हत्या कर दिया गया। नीचे बात कर लेते हैं। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को बोला। 1861 ईस्वी में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त हुआ अलेक्जेंडर कनिंघन को। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुए वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में। किसके समय? कलकत्ता से दिल्ली हो गया वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया वायसराय लॉर्ड मेयो के समय में। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल विभाजन रद्द। चुप का सिद्धांत डलहौजी ने दिया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के समय में। और समाज सुधारक बेटिंग। अब नीचे बात कर लेते भू राजस्व के बारे में। भू राजस्व अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी ये सब जितने बंदोबस्त है इसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। भू राजस्व व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली क्या है? प्रारंभक कर्ता कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था अस्थायी बंदोबस्त का। और अन्य नाम इस्तमरारी और जागीरदारी, मालगुजारी और बेदारी, मतलब अस्थायी बंदोबस्त का ये इन नामों से जाना जाता है। क्षेत्र कौन कौन प्रभावित हुआ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी आदि क्षेत्रों में लागू हुआ। ब्रिटिश के समय क्या क्या हुआ? ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भू क्षेत्र पर लागू हो गया। किसके कितने प्रतिशत पे? लगभग 19%। प्रावधान क्या था? जमींदारों का एक नया वर्ग भू स्वामी घोषित। क्या था? जमींदारों का एक नया वर्ग भू स्वामी घोषित। भूमि के लगान का 10
बटे 11वां भाग, मतलब 11 का 10वां भाग, मतलब कंपनी को दे था 1/10 भाग जमींदारों के पास, 1/10 भाग किसके पास, जमींदारों के पास। और नीचे रैयतवाड़ी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। जन्मदाता कौन, टॉमस मुनरो और कैप्टन। और अस्थायी बंदोबस्त का कौन था, कॉर्नवेलिस था और कैप्टन रीड था। क्षेत्र कौन था, कौन कौन प्रभावित हुआ। सर्वप्रथम तत्कालीन मद्रास के बड़ा महल जिले में लागू हुआ। मद्रास, बम्बई, कुछ हिस्से में पूर्वी बंगाल, असम तथा कुग्र में लागू हुआ। ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूक्षेत्र पर लागू। रैयतवाड़ी, रैयत के लिए प्रावधान, भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार प्राप्त। कृषक, भूरा स्वामित्व की स्थापना, उच्च लगान। क्या था, इसका उच्च लगान था। अब लास्ट बात कर लेते हैं, महालवाड़ी पद्धति क्या है। महालवाड़ी पद्धति क्या होता है। प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का एक भाग के साथ कर अनुबंधन। जो प्रत्येक अथवा महाल जागीर का एक भाग के साथ कर अनुबंधन। ग्राम समाज के ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि को स्वामी। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू। ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भूक्षेत्र पर लागू हो गया। तो दोस्तों आप ये जितना वीडियो देखे, मतलब जितना भी टॉपिक देखे हैं, ये भारतीय राष्ट्र आंदोलन का, जो आधुनिक भारत का, इसको भारतीय राष्ट्र आंदोलन बोल सकते हैं या आधुनिक भारत या मॉडर्न हिस्ट्री में, जितना बहुत सब इंग्लिश में अलग होता है। तो आप ये किसी भी अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं तो ये आप कोई भी एग्ज़ाम अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। आगे वीडियो में आप ये कुछ टॉपिक था, आगे टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगा।